नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता हमारी सभ्यता। इस कविता के मूल भाव को आज हम समझेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो ये कविता है, ये गुप्त जी की जो रचना है भारत भारती, उसके अतीत खंड में संकलित है। यानी जो भारत भारती है, ये गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है, कविता है। और इसमें अतीत खंड है जिसमें भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया गया है। और इसी खंड में संकलित कविता है हमारी सभ्यता। जो भारत भारती है, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गुप्त जी की, और उसमें अलग अलग खंड है, जिसमें से एक खंड क्या है, अतीत खंड है। और इसी खंड में हमारी सभ्यता नामक जो कविता है, इसके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने भारत देश की सभ्यता का गौरवगान किया है। अतीत की याद दिलाकर अपने वर्तमान समय में राष्ट्रीयता की भावना जगाना उनका विशेष लक्ष्य था। गुप्त जी ने अपनी कविता को इसी राष्ट्रीय भाव और उत्साह वर्धन का साधन बनाना चाहा है, या बनाना चाहते थे। देखिए, क्योंकि जिस समय में ये रचना लिखी गई थी, उस समय हमारा भारतवर्ष आज़ाद नहीं था, और हमारी जो युवा पीढ़ी थी वो निराशा के भाव से दुखी थी, या निराशा के भाव से ग्रस्त थी। तो उसमें एक नया संचार करना, नए भाव का संचार करना, और वो किसके आधार पर, हमारे अतीत के आधार पर। जो हमारा अतीत है उसके गौरवशाली पक्ष का चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है कि भारतीय सभ्यता तो संपूर्ण विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखती है, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उत्साहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। तो इस हमारी सभ्यता नामक कविता के आधार पर जो इसका मूल भाव है, या इस कविता में जो मूल भाव जिसको आधार बनाकर इस कविता की रचना की गई है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझाने का मैं प्रयास करूँगी। ये मेरा एक प्रयास मात्र है, तो यहाँ पर आप ये मत सोचें कि सिर्फ इतने से इतना ही है या यही इसका निचोड़ है। इसके अलावा भी इसमें से आप और भी पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, अगर आपने इससे विस्तार से इसकी व्याख्या की है। मैं यहाँ पर मोटे तौर पर इस कविता के भाव को इन बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि भारत की विश्व गुरु के रूप में स्थापना। जो भारतवर्ष है या भारत देश है, गुप्त जी ये मानते हैं कि वो विश्व गुरु है। क्यों है? क्योंकि जिस समय में अभी विश्व ने ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था, जंगली जीवन जी रहे थे, वो जो शैशव अवस्था है या प्रारंभ की अवस्था है, उस समय में भारतीय सभ्यता का विकास हो चुका था। यानी जब विश्व शैशव अवस्था में था, शैशव काल में था, उस समय भारत कौन सी अवस्था में था? प्रौढ़ा अवस्था में था। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जब एक बालक जन्म लेता है, उसकी शुरुआती अवस्था, और एक व्यक्ति जब प्रौढ़ हो जाता है, उसे सभी तरह का ज्ञान हो जाता है, और वो प्रौढ़ावस्था यानी ज्ञान की अवस्था, यानी संपूर्ण संसार जब बिल्कुल शैशव अवस्था में था, उस समय भारत या भारतीय सभ्यता प्रौढ़ हो चुकी थी। अर्थात सभी प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान है उसका संचार भारतवर्ष में हो चुका था। हमारा जो देश है वो केवल एक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान के साथ साथ व्यापार आदि अन्य अनेक क्षेत्र है जिसमें अपना विशेष स्थान वो बना चुका था। तो इस कविता के माध्यम से वो विश्व गुरु के रूप में भारत की स्थापना करना चाहते हैं, या भारत के उस स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं जहाँ पर भारत प्रमुखता से या इस संसार में गुरु की भूमिका में है। तो यहाँ पर गुरु से तात्पर्य केवल ये नहीं कि वो प्रौढ़ है, बल्कि गुरु से तात्पर्य क्या है कि उसमें ज्ञान है, वो अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान अपने पास संजोए हुए है, जिससे कि जो अन्य देश हैं, अन्य जो इस संसार के लोग हैं, वो हमसे वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। सभी क्षेत्र इसमें आप दे सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखना चाहो तो आप यहाँ पर बता सकते हो
कि जैसे चिकित्सा शास्त्र का सबसे पहले अगर शुरुआत देखें तो वो हमारे भारतवर्ष में मिलती है, आयुर्वेद मिलती है। गणित का अगर देखें तो गणित के क्षेत्र में भारतवर्ष जैसे शून्य दिया मेरे भारत ने, तो भारत की भूमिका विश्व गुरु के रूप में यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं। दूसरा क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का चित्रण। देखिए सभी देश भागम भाग में आगे निकल रहे हैं, लेकिन अध्यात्म जो है ये हमें जीवन में शांति स्थापना का संदेश देता है। इस जीवन की भागम भागम में अगर कहीं सुकून मिलता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान से मिलता है। और इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में भारत की जो भूमिका है वो अग्रणीय है, क्योंकि भारत के पूर्वजों के पास सुख भोग के सभी साधन थे, सभी प्रकार की सामग्रियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सांसारिक सुख की बजाय आध्यात्मिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया, आध्यात्मिक सुख को अधिक महत्व दिया और हमेशा उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। और सभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय के सभी देश इस बात को विशेष महत्व देते हैं। वो भी अब अपने देशों में, अपने जीवन में अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भारत भूमि से ही हुई। उसके बाद है विनम्र स्वभाव का चित्रण। किसके? भारतवासियों के विनम्र स्वभाव का चित्रण। देखिए भारतीय जो है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। दूसरों के प्रति जो प्रेम का भाव है, परोपकार का भाव है, उसका आदर्श इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर वो दूसरे के प्रति जो मित्रता का व्यवहार है वो नहीं भूलते। अगर उनके सामने उनका शत्रु भी है तब भी वो उसके साथ विनम्र स्वभाव से व्यवहार करते हैं। छल कपट का स्वभाव भारत भूमि के लोगों में नहीं है। तो यहाँ पर भारतीयों के स्वभाव को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। श्री राम के बारे में वो बताते हैं कि हमारे जो पुरुषोत्तम श्री राम हैं वो आदर्श पुरुष के रूप में हैं, और उन्हीं की भारत भूमि पर अगर हम देखें तो यहाँ अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, अनेक तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने अपने विनम्र स्वभाव का परिचय देते हुए बड़े से बड़ा त्याग करने में भी संकोच नहीं किया है। उसके बाद है कर्म सिद्धांत को महत्व। भारतवासी हमेशा ही कर्म सिद्धांत को महत्व देते हैं। वो जिस काम के प्रति समर्पण से लग जाते हैं उस काम को वो पूर्णता की ओर लेकर भी जाते हैं। तो यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों की ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जिस काम को करना शुरू करो उसे पूरा करो, और वो अपनी इच्छा शक्ति से बड़ा काम करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। और ये इच्छा शक्ति हमें कहाँ से मिली? हमारे पूर्वजों से, हमारे ऋषि मुनियों से। हमारी गीता भी हमें यही संदेश देती है कि कर्म का सिद्धांत ही सर्वोपरि है। काम करो यानी कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये भी तो हमें हमारी गीता से ही मिला है। तो यहाँ पर कर्म को विशेष महत्व दिया है। कर्म प्रधान संस्कृति भारतीय संस्कृति है, और आज संपूर्ण विश्व अपने इस कर्तव्य या कर्म के सिद्धांत का पालन करते हुए अपना जीवन अगर देखें तो सही दिशा और में ले जाने के लिए अगर तत्पर कह सकते हैं हम कि तत्पर है। तो इसलिए इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हमारी सभ्यता, कौन सी सभ्यता है जो कर्म के सिद्धांत को महत्व देती है, और हमें भी इसी सिद्धांत को महत्व देना चाहिए। हमारे जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन वो मोक्ष हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अपने जीवन में कर्म को महत्व देंगे तो अंतिम जो पड़ाव है वो मोक्ष का अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है ईश्वर में आस्था। देखिए परम सत्ता में विश्वास करते हैं, और परम सत्ता किसकी है? ईश्वर की। जीव जगत, पृथ्वी, जल, नदी, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब किसकी देन है? ईश्वर की ही देन है। और वही परम सत्ता के प्रति ये अपनी आस्था व्यक्त करते हैं कि अगर आज हमारे जीवन में कुछ संकट का समय है तो आने वाला समय निश्चित ही उपयोगी और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो ये ईश्वर में आस्था की अभिव्यक्ति भी करते हैं। उसके बाद है परोपकार की भावना। परोपकार या पुरुषार्थ या दूसरे के प्रति उपकार का भाव। देखिए जो भारतीय सभ्यता है उसमें परोपकार का भाव बहुत ही श्रेष्ठता से अगर हम कहें तो शामिल है। हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि लोक उन्नति कब होगी? जब हमारे भीतर परोपकार का भाव होगा। हम अगर परोपकार करेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक है,
हमारा जो दर्शन है, दर्शन का मतलब जो दार्शनिक विचारधारा है या जो भारतीय दर्शन है, वो भी हमें इसी प्रकार के भाव ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं, जिससे हम दूसरों का हित चाहेंगे तो अपना हित स्वयं ही होगा। यहाँ इस कविता के माध्यम से इन्होंने अलग अलग देशों का उदाहरण दिया है, जापान की उन्नति का उदाहरण दिया है, यूरोप का उदाहरण दिया है, पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया है। और ये क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि इन सब की प्रगति का जो श्रेय है वो किसको देते हैं? भारतीय सभ्यता को। और भारतीय सभ्यता कैसी है? जो हमें परोपकार की भावना सिखाती है, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की बुरे वक्त में अगर हम देखें तो उसकी मदद करना। तो यहाँ ये भाव केवल भारतीयों का भाव हो सकता है, क्योंकि भारत के जो हमारे पूर्वज थे उनमें स्वार्थ का भाव नहीं है, उनमें परमार्थ का भाव है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अन्य जो देश हैं वो भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो भी हमारे देश से प्राप्त जो ज्ञान विज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर शुरू किया था उसका ज्ञान हो, चाहे जो शून्य का ज्ञान हो, या जो अन्य हमारे विद्वानों ने चाहे ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए या प्रकृति से जुड़े हुए कोई विषय हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए कोई विषय हैं, अर्थात जो भी ज्ञान से जोड़कर अगर देखे जाए तो क्योंकि गुरु के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो ज्ञान और हमारा जो राष्ट्रीय भाव है देश के प्रति वो सर्वश्रेष्ठ है। और अगर हम वर्तमान समय में इस भाव के साथ विकास करेंगे, एकजुट होकर अगर हम देश की रक्षा करेंगे, तो निश्चय ही हम देश में आज़ादी भी प्राप्त करेंगे और हमारा देश एक सही दिशा में आगे भी बढ़ेगा। ये किस समय की बात है? जब हमारा देश आज़ादी चाह रहा है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो निराशा के गर्त में डूबी हुई है। तो यहाँ ये कवि का मूल भाव है, जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा सर्वोपरि था, हमारे देश में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, अन्न धन ज्ञान विज्ञान सभी क्षेत्रों में हमारा देश उन्नत था और ये उन्नति निरंतर जारी है। अभी भी जो पश्चिमी देश हैं या यूरोपियन देश हैं वो अभी भी हमारी सभ्यता और संस्कृति से उतने ही प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है इस विश्व में, इस संसार में। इसी भाव के साथ इस काव्य की रचना की गई है और ये इसमें से मूल भाव हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं को आधार बना रही हूँ, आप चाहें तो इन बिंदुओं को और भी बढ़ा सकते हैं। कविता के प्रत्येक जो पद्यांश दे रखा है उसकी व्याख्या के आधार पर भी आप ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।